गुड मॉर्निंग साथियों। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से क्या काम होते हैं, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें की जाती है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है प्रिज्म, और इसका क्वेश्चंस पक्का अपने रहता है। तो देखिए क्या कर रहे हैं अपन, प्रिज्म। तो अपने पास है प्रिज्म। प्रिज्म, सबसे पहले इसकी परिभाषा पे बात कर लेते कि प्रिज्म होता क्या है। पहले ये तो समझे कि प्रिज्म बोलते किसको है। तो प्रिज्म के लिए क्या है, सबसे पहले तो ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। एक तो ये जरूरी है, सबसे पहले जो भी प्रिज्म होगा वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होगा, इन विच refracting surfaces are not parallel to each other। ये कंप्लीट डेफिनेशन अपने पास मैंने इस तरह से बोला है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होगी अपने पास, और उसमें जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का मतलब होता है जिनसे अपवर्तन होगा, वो दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। देखिए डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ये अपने पास एक प्रिज्म है, ये कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन और फिर देखते हैं कि किसको प्रिज्म बोले। ये इस तरह से अपने पास दो ऑब्जेक्ट है। एक और ले लेते, ये आपके पास तीन डायग्राम गिवन है आप लोगों के पास। इसमें ये बताने के प्रिज्म कौन सा होगा। तो प्रिज्म बताने के लिए सबसे पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा, वो देखिए। अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे मान लो एक लाइट यहां से गई, पहली सरफेस ये हो गई, ठीक है, और फिर ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद में जैसे मान लो कहां से निकल रही है, अपन मान ले कि ये लाइट यहां से बाहर आ रही है, ये इस तरह से, ये हो गया। इसमें अगर देखिए अपन, ये लाइट ऐसे गई और बाद में ये लाइट यहां से होते हुए सीधी नहीं जाके इस तरह से बेंड हो रही, ये ऐसे जा रही। इसमें ये कंडीशन है। अगर इसमें देखिए तो इसमें भी यहां से अगर कोई लाइट जाती है तो ये सीधी नहीं जाएगी, इधर से बेंड, और फिर एक बार इस तरह से, ये इस तरह से जा रही। तो मैंने यहां पे बोला है कि इसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है जिनसे अपवर्तन हो रहा है, वो आपस में कभी पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, एक तो इस सरफेस से, तो ये फर्स्ट सरफेस हो गई, ये सेकंड सरफेस हो गई अपने पास, सेकंड सरफेस, और ये फर्स्ट सरफेस हो गई, रिफ्रैक्टिंग फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। इसमें ये फर्स्ट हो गई आप लोगों के पास, ये अपने पास सेकंड मिली, इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो अपने पास ये कंडीशन है कि जो भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, जो अपवर्तक पृष्ठ है, वो आपस में कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों एक पैरेलल नहीं है, ये किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड है बेटा, ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है। लेकिन इन दोनों को देखो, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और यहां भी ये देखिए कि ये वाला सरफेस यहां तो हो सकता था प्रीवियस होता, ये वाला तो अगर इस सेक्शन से होता, लेकिन अपन ये सरफेसेस दो आ गई नीचे वाली, तो इनसे नहीं हो रहा। तो ये अपन देख रहे हैं कि यहां पे इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब में काउंट होता है। ग्लास स्लैब का मतलब होता है एक कांच की जो पट्टिका है, उसमें अपने पास जो भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ग्लास स्लैब की कंडीशन क्या है, यहां लिख देते अपन लोग इस साइड,
ग्लास स्लेब मतलब कांच की पट्टी का जो होती है, उसमें अपने पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज जो होती है, अपवर्तक पृष्ठ जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, अपवर्तक पृष्ठ, वो एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है, वो एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, यानी पैरेलल, पैरेलल हो गई वो एक दूसरे के, ये ध्यान रखना है अपन को। जबकि यहां पैरेलल नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जब आप दोनों को इनको मिलाओगे पीछे जाके कहीं पे भी, तो कट करेगी कहीं ना कहीं, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। तो यहां तक पहली बात समझ में आ गई कि व्हाट इज दी प्रिज्म। सबसे पहले ये चेक करना सीखना। देखो ये भी प्रिज्म होगा आपके पास, मैं आपको एक ऐसी बॉडी दूं, ये भी प्रिज्म है आपके पास। ऐसा है कि जैसे लाइट इस तरह से गई आपकी, ये मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन इस स्टाइल में हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों को ये जो आपस में इंक्लाइंड हो रही है, इन दोनों के बीच का एंगल प्रिज्म एंगल होगा। तो कैसे चेक करेंगे उसको? इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ, ये जो एंगल मिलेगा आपको, इसको प्रिज्म एंगल बोलेंगे आप, ठीक है। तो प्रिज्म एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है हर बार एक जैसा प्रिज्म एंगल होगा, अलग अलग भी हो सकता है प्रिज्म एंगल। जैसे इसमें देखो आप लोग, जैसे मैं कहूं ये है, तो ये सारे एंगल इक्वल नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था आपका, इसमें जरूरी नहीं है कि सब में इक्वल हो। और आपके पास प्रिज्म एंगल में आपको देखना क्या है, जैसे मान लो इस बारी लाइट ऐसे जा रही है, यहां से लाइट गई, इधर गई और ऐसे आ गई, तो अब प्रिज्म एंगल इन दोनों के बीच में जिन दो सरफेसेस से अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उनके बीच का एंगल लेना रहता है आपको हमेशा। तो ये प्रिज्म एंगल होगा इसमें, ठीक है ना। और हमेशा 60 डिग्री हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है प्रिज्म एंगल। बहुत पतला प्रिज्म हो जिसमें 10 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 8 डिग्री भी हो सकता है, इतना कम एंगल भी पॉसिबल है। थिन प्रिज्म जो होगा ना, थिन प्रिज्म, उसके अंदर ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो सेकंड देखिए, इसके अंदर प्रिज्म की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, ये डेफिनेशन वाला सेशन कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं कि प्रिज्म एंगल की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं अपन लोग। अपन ने निकालना तो देख लिया, लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखेंगे। तो प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल या फिर इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और इसमें एक और नाम है जो बहुत फेमस है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको रिफ्रैक्शन एंगल ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एक ये भी ध्यान अपन को रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं अपन लोग। एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो एंगल होता है उसी को अपन प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं आप ए लेटर से। लिखने का तरीका है कि इसको किससे लिखेंगे? ए से लिखेंगे। ये हो गया प्रिज्म एंगल। अब आगे बात करते हैं प्रिज्म एंगल का क्या काम है अपने पास, यहां पे क्या सीखने वाले पर है। तो बेसिक वर्क्स ऑफ प्रिज्म, बेसिक वर्क ऑफ प्रिज्म अपने जो सिलेबस में है, इसके क्या काम है जो देखो, प्रिज्म से संबंधित क्या क्या चीजें आप करने वाले हैं।
तो प्रिज्म से दो चीजें पढ़ने वाले अपन लोग। एक तो ये पढ़ेंगे अपन लोग पहला कि प्रिज्म लाइट को कैसे बेंड करता है, डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट, प्रकाश का विचलन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन। पहला बिंदु तो ये करने वाले अपन कि प्रिज्म जो भी है वो प्रकाश को किस तरह से विचलित करता है, डेविएशन कैसे डेविएट करता है। नंबर 2 अपने पास डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक ये देखना है अपन को, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे कर रहा है, इसका मतलब है प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन। तो ये दो चीजें करनी रहती है प्रिज्म से अपन को, कि एक तो डेविएशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना रहता है, इससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमिना हो रहे हैं, किस तरह से फॉर्मूला आ रहे हैं, एक तो वो देखने वाले, एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट को अपन को समझना होगा। ठीक है, ओके, चले 1 बाय 1 करें। पहला पॉइंट डालिए आप लोग, डेविएशन ऑफ लाइट। पहला अपने पास है डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन कि कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के लिए अपन ये ट्रायंगल ले लेते हैं एक, ये यहां से अपन एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं, एक इक्विलेटरल प्रिज्म ले लिया अपन लोगों ने। अब यहां से अपन समझते हैं, जैसे मान लो एक लाइट, ये तो हो गया अपने पास प्रिज्म एंगल, ये दोनों सरफेसेस काम ले रहे हैं अपन, ये और ये, आप ये दोनों भी ले सकते हैं और इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। कैसा है अपने पास, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक्स वाई जेड, ट्रांसपेरेंट है, एक्स वाई जेड हो गया। ये दोनों सरफेसेस काम ले रहा हूं मैं, इसीलिए इस एंगल को अपन प्रिज्म एंगल बोलेंगे। ये जो एंगल होने वाला आपका, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल ए, कैपिटल लेटर से लिखना है। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक लाइट आ रही है, कहां से आ रही है, एक रे ऑफ लाइट आपको मिलती है। ये अपने पास एक रे ऑफ लाइट है, जैसे यहां से आ रही है अपने पास, ये एक रे ऑफ लाइट है। नहीं, यहां से नहीं लेंगे इसको, थोड़ा इसको ठीक करते हैं। ये एक रे ऑफ लाइट है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन। चलिए कोई बात नहीं, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इंसिडेंट लाइट आ रही है आप लोगों के पास, ठीक है। ये अपन ले लेते हैं इंसिडेंट रे, ये पी क्यू, और इस बिंदु पे आके आपतित हो रही है, क्यू बिंदु पे आके आपतित हो रही है, मतलब इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले इस पे नॉर्मल बनाएंगे भाई, रिफ्रैक्शन लॉज का पालन करेंगे। तो यहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे इस पॉइंट के अंदर। तो नॉर्मल का मतलब यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन लोग। तो अप्रोक्स ले लेते अपने, ऐसा कोई नहीं है कि भाई एग्जैक्ट बने, तो अप्रोक्स अपन एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस वाइट कलर के साथ। तो यहां पे एक लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हो आप इस लाइन को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपने पास एक नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल खींच दिया मैंने इस सरफेस पे 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री एंगल आपके पास,
ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये जो नॉर्मल है आपका, नॉर्मल N1 M1 नाम दे देते इसका, ये जो नॉर्मल है इस पे ये जो एंगल बन रहा है आपका नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट एंगल आपका I1, ठीक है। फिर आपको पता है ये लाइट बिल्कुल सीधी तो जाएगी नहीं, जब आपकी एयर, ये तो है हवा आपका एयर में, N1 ले लो एयर, और N2 है ग्लास यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो N2 ज्यादा होगा आपको पता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो अब जब लाइट हमेशा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये इसकी तरफ नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगी। और कितनी बेंड होगी, अपन एक उसमें स्पेशल कंडीशन ले रहे हैं कि इसके पैरेलल हो गई, है ना। तो वो कंडीशन कब होती है, जब मिनिमम डेविएशन होता है, उस कंडीशन की सिचुएशन को अपन समझने वाले। तो ये लाइट फाइनली आपको मान लीजिए कि मैं यहां पे रिफ्लेक्टिंग लाइट ले लेता हूं, ये यहां से पास हो रही है, जैसे ये यहां ऐसे जा रही है बाद में, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, और इसके बाद में ये मान लीजिए यहां तक आ गई, ये PQR मान लीजिए इसको, ये R बिंदु हो गया आपका। ये जो एंगल होगा ना आपका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये होगा R1 नॉर्मल के साथ, ये एंगल R1, ये भी अपन को समझ में आता है, बिल्कुल आंसर सही है, I1 R1। ध्यान रखिए जब रेयर से डेंसर में जाता तो एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती, यहां जाता तो देखो ये अगर इस तरह से होता आपके पास तो एंगल इक्वल होता, तो छोटा करना मुझे एंगल को, तो इधर मुड़ना पड़ेगा आप लोगों को, किधर मुड़ना पड़ेगा, इस साइड मुड़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये आपको देखना जरूरी है। इसको अपन लोग थोड़ा सा यहाँ पे ओके, इसको थोड़ा जूम कर लिया अपने, ठीक है। यहां तक अपन को बात समझ में आ गई। अब अपन यहां पे आगे क्या कर रहे हैं, वापस एक बारी और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, इस सरफेस पे भी, तो इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो आप लोग, इस पृष्ठ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। तो यहां से आपके पास ये नॉर्मल, और ये पीछे तक बढ़ा सकते हो आप लोग, चाहे ये मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, इससे आपको परवाह नहीं करनी है। ये कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते। ये दूसरा नॉर्मल हो गया आपका N2 M2, इसको नाम दे देते अपन लोग N2 और M2, ये M1 था, ये M2 हो जाएगा आपका दूसरा वाला। फिर यहां देखिए, यहां पे नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल और इनके बीच में, ये एंगल है R2। फिर अब लाइट क्या होगा, डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इस बारी क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब नॉर्मल से दूर हटेगी प्रकाश, तो ऐसे नहीं जाएगा प्रकाश, ऐसे दूर हट जाएगा। तो कैसे जाएगा फाइनल प्रकाश, देखो लास्ट वाली रे कैसे निकलेगी आपकी, ये इस तरह से कहीं पे ऐसे बाहर निकल जाएगी, ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगी आपकी, यहां से ऐसे बाहर निकल गया। तो ये आपका फाइनल एंगल जो बना है, ये फाइनल एंगल होगा नॉर्मल के साथ I2, या इसको E भी बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, एग्जिट एंगल बोलते हैं आप लोग लास्ट में, ठीक है। तो PQRS, और ये S हो गया, और ये लाइट इस तरह से आ रही है। तो ये पूरा कंप्लीट आपने रिफ्लेक्शन समझ लिया। सबसे पहले लाइट एंटर करती है XY पृष्ठ पे, XY सरफेस पे, Q पे जाके ये इंसिडेंट होती है, फिर यहां से इसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, Q सरफेस मीडियम चेंज हो गया, तो ये इस तरह से QR के अलोंग चलती है, फिर यहां पे वापस एक बार इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपने पास जो पहली रे है, इसको तो बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। ये तो अपने पास क्या है, इंसिडेंट रे।
और ये है अपने पास, ये अपने पास इमर्जेंट रे, इसको एग्जिट रे भी बोल सकते हैं अपन, इमर्जेंट रे को। ठीक है, ये भी अपन को समझ में आ गया। ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब देखो बेसिक इसकी मैथमेटिक्स क्या है आपको वो समझते। देखो अपन को स्नेल्स लॉ लगाना है कुल मिला के कैसे भी करके। तो स्नेल्स लॉ में अपन को पता है क्या होता है कि n1 फर्स्ट मीडियम, n1 साइन i1 ये वाला, फिर n2 साइन r ये वाला, फिर यह चाहे यहां पे लगा लो, यहां पे n2 इसका ये एंगल आ जाएगा, फिर ये दूसरा अपने पास ये आ जाएगा, इस तरह से। तो स्नेल्स लॉ यूज करना सीखना है, कहीं पे भी लगाओ आप लोग। ठीक है, इस पृष्ठ पे इस पॉइंट पे लगाओगे तो पहला मीडियम ये रह जाएगा, तो n1 साइन i1 इज इक्वल टू n2 साइन r1, यहां पे लगाया। अगर आप इधर यूज करते हो तो यहां पे क्या लगाएंगे, ये पहला मीडियम हो गया इसके लिए, तो n2 मान लो इसको, n2 साइन r2 इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम ये रहेगा इसके लिए, यहां पे रहेगा आपके पास n1 आ गया, वापस एयर में आ गया आप लोग, तो n1 और साइन i2। तो अब यहां पे अपने पास प्रॉब्लम ये है कि i1 की वैल्यू नहीं है अपने पास, i1 की वैल्यू नहीं है, r1 की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूज अपने को गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स के माध्यम से, गणित के माध्यम से इन वैल्यूज को निकालते हैं। आगे बात समझ में, सबसे पहला काम, नहीं तो अपन को स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो अपन उल्टा चल रहे हैं। पहले स्नेल्स लॉ की कुछ चीजें जरूरत है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद स्नेल्स लॉ निकालना। आगे बच्चों समझ में। अब देखो क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए, जब ये लाइट यहां से जा रही थी तो पहला डेविएशन हुआ नहीं हुआ, फर्स्ट बारी डेविएशन हुआ। तो फर्स्ट बारी डेविएशन क्या हो रहा है उसको देखिए आप लोग। फर्स्ट बारी डेविएशन में आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट है एक्चुअली में जानी किधर चाहिए थी, आप देखिए, ये जानी चाहिए थी इधर बिल्कुल सामने, ये इस तरह से जानी चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो। लेकिन आपने देखा कि ये लाइट इधर मुड़ गई, ऐसे चले गई, बिल्कुल सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन डेविएट हो गई ये। तो डेविएट कितने एंगल से हुई है पहली बारी में वो चेक करो। बिल्कुल सीधी जानी थी तो ये जानी थी आपके पास, तो डेविएट कितनी हुई पहली बारी में, ये इतना एंगल डेविएशन हुआ ये वाला, तो ये del1, इसको निकालो पहले नंबर पे, इसको निकालो। तो सिंपल सी बात है, यहां पे देख लीजिए आप लोगों को, मैं और जूम करके दे देता हूं कि यहां पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कंप्लीट, ये वाला एंगल कंप्लीट, ये वाला और ये वाला एंगल कंप्लीट, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मानते हो नहीं ये बात, ये दोनों एंगल इक्वल है और मुझे निकालना है del1। तो del1 क्या हो गया, देखो ये दोनों एंगल टोटल, ये दोनों एंगल इस एंगल के इक्वल है। हरी बात समझ में कि ये दोनों एंगल इसके इक्वल है। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, देखिए इस वाले इक्वेशन से कि I1 जो है अपने पास इक्वल है del1 प्लस r1 के। किसके इक्वल है, del1 प्लस r1 के इक्वल है। समझ आ रही बात। तो del1 क्या हो गया, अगर del1 देखा जाए तो अपने पास, तो del1 हो गया अपने पास I1 माइनस r1। तो पहली बारी इसका डेविएशन हुआ, प्रथम विचलित कितनी हुई लाइट, वो ये एंगल है, फर्स्ट डेविएशन एंगल, फर्स्ट डेविएशन एंगल। पहली बारी जो विचलित हुई वो एंगल निकाल लिया अपन ने, फर्स्ट बारी इतनी हुई है। ठीक है, I1 माइनस, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, I1 30 डिग्री और ये R1 20 है, तो कितना डेविएट हो गई, 10 डिग्री डेविएट हो गई। इस तरह से समझिए आप लोग, क्योंकि ये एंगल छोटा हो जाता है तो डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब तो सीधी नहीं जा रही, कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही जा रही है। ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया। अब सेकंड में ऐसे देखिए अपन लोग, तो सेकंड में देखिए कि ये लाइट बिल्कुल अगर सीधी जाती है, यहां भी अगर आप देखते हैं कि अगर ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो ये वाली कंडीशन आती है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो ये कंडीशन आती है, ये आएगी ना भाई, बिल्कुल सीधी जाएगी तो ये कंडीशन आएगी आपकी, ये वाली। लेकिन ये नीचे मुड़ गई, इसका मतलब del2 ये हुआ,
ये del 2 हुआ, अगेन डेविएशन हो गया, del 2 ये हो गया। तो कितना हुआ देखो, यहां से खुद देखिए आप लोग कि यहां पे अगर मैं इस लाइट को पीछे बढ़ाऊं, इस वाले को पीछे बढ़ाऊं यहां पे, यहां पे देखिए, तो अब यहां इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये del 2 है तो ये भी del 2 हुआ, ये वाला भी del 2 ही होगा आपके पास, ये भी del 2 ही होगा आपके पास। तो अब ये देखिए ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल आपका कंप्लीट इस एंगल के इक्वल है। आ रही बात समझ में? ये कंप्लीट आप देखते हैं कि यहां से यहां तक का ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है, इस वाले के, किसके? I2 के। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप लोग? देखो उसकी तरह ही कि I2 जो है ऊपर वाले की तरह ही लिख सकते। I2 किसके इक्वल हो रहा है? यहां से आप देखिए del 2 प्लस R2 के इक्वल हो जा रहा है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस वाले को यहां से हटा देते, अपने इधर का एरिया काम आ रहा है, तो ये इमर्जेंट रे इधर लिख देते अपन, है ना, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। हिंदी में क्या बोलते बेटा इसको? निर्गत किरण। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई, समझ गए यहां तक? बिल्कुल। अब del 2 यहां से निकाला जा सकता है, तो del 2 यहां से आ गया आपके पास I2 माइनस R2, और ये हो गया अपने पास सेकेंड डेविएशन एंगल, जो सेकेंड विचलन कोण था ये अपने पास यहां से आ गया। ये दोनों चीजें हो गई। अब देखो, अब इनको डायरेक्ट याद करिए आप लोग, क्योंकि कंपटीशन में अपन को डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो सबसे पहले वाले एंगल को, इंसिडेंट को क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिए वापस अच्छे से, I1, और पहले रिफ्रैक्शन एंगल को R1। तो जब आप हवा से प्रिज्म में जाएंगे तो R1 छोटा होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो आपको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो I1 माइनस R1। नेक्स्ट अगली बारी देखिए आप लोग कि आपके पास ये R2 है, ये कम है, और जब आप एयर में जाएंगे तो I2 ज्यादा होगा। यहां पे उल्टा मान रहे हैं, इसको I2 मान लो, अगर इसको R2 मान लो तो फिर आपका रिवर्स हो जाएगी चीज। तो ध्यान रखिए, इसको मैंने R2 माना है और इसको I2 माना, तो कितना डेविएट होगा? ये दूर हटेगा तो एंगल बढ़ेगा, तो I2 माइनस R2 करना है। अगर आपने इसको I2 माना, इसको R2 माना, तो R2 माइनस I2 करना पड़ेगा फिर आप लोगों को। तो सिमिलरिटीज रखने के लिए मैंने इसको R2 लिया है, ध्यान रखिए, इसको R2 लेना है। अगर एग्जाम में इसको I2 दिया गया है और इसको R2 माइनस R2 कर, मतलब इसको R2 दिया है तो R2 माइनस I2 करना पड़ेगा फिर आप लोगों को। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। यहां तक समझ में आ गई? अब अपन को कहा जाएगी टोटल डेविएट कितनी, टोटल लाइट कितनी विचलित हुई है। तो टोटल के लिए देख लीजिए आप लोग कि देखो सबसे पहले del 1 आ गया, फिर del 2 आ गया, इस तरह से जा रही है, तो ये टोटल होगा आपका ये वाला एंगल। देखो इंटीरियर एंगल जो भी होता है उसका सम होता है ये, तो ये आपका del नेट हो जाएगा ये वाला एंगल। ये आपका ये वाला जो एंगल होगा ना वो टोटल एंगल होगा del नेट, इन दोनों का सम हो जाएगा ये आपके पास। तो खत्म, तो सम कर देंगे इन दोनों का, del 1 del 2 है तो सम कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो del नेट का मतलब हो गया आपके पास del 1 प्लस del 2। तो इनका सम करते वक्त आप ध्यान रखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लीजिए और R1 R2 इसी स्टाइल में लिखना है अपन को। ये del नेट आ गया आपके पास, यहां तक आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो जाता अपने पास। ये दोनों तीनों इक्वेशंस आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। del 1 की वैल्यू अपन को लर्न रहनी चाहिए, del 2 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, और दोनों को ऐड करने पे ये भी आंसर अपने पास आ जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से ग्राफ बना के अपन आगे का काम करने वाले स्टार्ट है। तो यहां तक आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे अपन लेते हैं, वो ये ले रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन लोग। प्रैक्टिकल ये है, आपने लैब में किया भी होगा
कि इंसिडेंस एंगल अपने पास दो चीजें हैं, एक तो इंसिडेंस एंगल है, ग्राफ बीच में, ग्राफ बिटवीन इंसिडेंस एंगल एंड डेविएशन एंगल, इन दोनों के बीच में अपन ग्राफ बना रहे, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं, और उस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकाल के देखते हैं कि आगे का काम क्या करना है अपन को, ठीक है ना। इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप चलता है, फ्रिज में बहुत सारे स्टेप में पढ़ना पड़ता है ना, टेक्निक बीच बीच में चेंज हो जाती है। ये इस तरह से अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। इधर तो ले लेते हैं अपन लोग एक सेकेंड, इसको अपन थोड़ा सीधा कर लेते लाइन को। चलिए, ये अपन ने ले लिया एक्स वाई, ये एक्स हो गए अपने पास और ये वाई लाइन हो गई अपने पास, और यहां पे एक ग्राफ बनाने वाले एक्स और वाई के बीच में, इसको ले लेते हैं अपन लोग इंसिडेंट एंगल, इसको क्या ले लेते हैं, इंसिडेंस एंगल ले लेते हैं। और इसको ले लेते हैं अपन डेविएशन एंगल। किससे लिखा था डेविएशन एंगल को अपन ने, डेल से। दोनों के बीच में ग्राफ खींच रहे अपन, तो प्रैक्टिकल करके देखा जाता है इसमें तो फाइनली अपने पास ग्राफ ये आता है, ये इस तरह से ग्राफ बनता है अपने पास, एप्रोक्स है ना, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं सॉरी। तो ये ग्राफ बनता है अपने पास। इस ग्राफ का मतलब क्या, देखिए इनिशियल आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल आपके पास बहुत कम है, इनिशियल आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, इस पॉइंट को देखूं, इसके कोऑर्डिनेट चेक करूं तो ये तो x होगा और ये y होगा, ठीक है। तो y मतलब डेविएशन एंगल तो बहुत ज्यादा है और इंसिडेंट एंगल बहुत कम है। इस पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, इस पॉइंट की अगर बात करें अपन लोग, अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो आप लोग, तो इस पॉइंट पे अगर अपन देखें तो यहां पे अपन देखिए ये वाला आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से, इस वाले पॉइंट, तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, फिर अगेन और आगे चलते हैं तो कम होती जाती है। इस पॉइंट पे आने के बाद में आपको ये पता चलता है कि इस पॉइंट पे आने के बाद में कि ये जो वैल्यू है आपके पास, इस पॉइंट पे एक आपको अच्छा डेटा मिलता है
कि ये वैल्यू आपके पास बढ़ती जा रही, लेकिन अब ये ग्राफ इससे और नीचे नहीं जा रहा, तो लास्ट डेविएशन एंगल यहां पे आ चुका आपका ये वाला। तो इस वक्त जो डेविएशन एंगल होगा वो मिनिमम होगा। तो डेल कैसा होगा इस वक्त, देखो डेल तो था लेकिन डेल मिनिमम होगा किस वक्त, इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के क्रॉसपोंडेंस एंगल ये वाला। फिर जैसे आई को बढ़ाते हैं तो आपके पास डेविएशन एंगल और बढ़ने लग जाता है। तो किसी एक पॉइंट को लेके अपन देखें कि क्या वैल्यू होती है। जैसे मान लो इस पॉइंट को अपन ने लिया, ये अपन एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं पे भी, ये अपन ने एक पॉइंट लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं आप लोग, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये रहता है इसका, ये ले लीजिए ऊपर वाला, ये पॉइंट ले लिया अपन ने, मान लो ये एक तो इसका कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है आपका इसका, ये। तो आप देख रहे हैं कि एक तो क्या आ गया, डेल आ गया इसका, एक आंसर तो डेल होगा डेविएशन एंगल, और दूसरा एंगल इंसिडेंट एंगल होगा। लेकिन साथ में आप यहां देखिए कि ये पॉइंट यहां, ये लाइन यहां भी कट कर रही है आपकी, यहां भी, तो यहां भी आंसर आ रहा है आपका। यहां क्या आ रहा है, डेल और आई आ रहा है। तो एक जगह आपको I1 कहते हो तो दूसरे को I2 कहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे डेल तो सेम है दोनों पे, लेकिन देखो यहां पे एक इंसिडेंट एंगल होगा, यहां भी एक इंसिडेंट एंगल होगा। तो किस, जैसे मान लो मैं इसको इंसिडेंट एंगल मान लेता हूं I1, तो इसको एग्जिट एंगल I2 कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो दो एंगल तो नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे आप देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे आप लोग तो ये डेल है। अब इस यहां पे I1 और I2 दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो यहां पे I1 और I2 की दोनों वैल्यू एक जैसी दिख रही है, इस वक्त इसको बोलते हैं डेल मिनिमम। इस कोऑर्डिनेट पे, यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि I1 I2 दोनों बराबर हो जाते हैं आप लोगों के पास। तो एक डेफिनेशन देखिए कि मिनिमम डेविएशन क्या होता है, यहां से क्या पता चलता है। इट इज, एक लाइन अगर लिखूं मैं, बढ़िया लाइन लिखूं, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से ये पता चल रहा है कि प्रिज्म ऑलवेज deviates of light more than a particular angle। देखो ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी है मैंने कि प्रिज्म जो होता है ना, हमेशा प्रकाश को जो विचलित करता है, प्रकाश को जो मोड़ता, डेविएट करता है, वो एक एंगल से ज्यादा करता है, एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा करता है। पर्टिकुलर एंगल को नाम ये दे दिया मैंने। जैसे मान लो आपके पास सपोज कीजिए कि ये 22 डिग्री है, तो हमेशा 22 से ज्यादा आंसर आएगा। देखो इधर देखो 22 से ज्यादा पे डेविएट कर रहा है, इधर देखो 22 से ज्यादा डेविएट कर रहा है। तो ये जो मिनिमम एंगल है, एक पर्टिकुलर एंगल है, इसी को अपन मिनिमम डेविएशन एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इट मिनिमम एंगल, हाँ, दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड मिनिमम डेविएशन एंगल, और लिखते हैं इसको डेल मिनिमम। ठीक है, ये अपन को ग्राफ बना के चेक करना होता था, इसका अपन ने प्रैक्टिकल भी किया है। तो प्रैक्टिकल करके देखी तो ये अपने बात सामने आई कि एक ऐसा कोण होता है प्रिज्म में कि प्रकाश हमेशा उस कोण से ज्यादा पर ही लाइट को हमेशा विचलित करता है, उससे नीचे पे कभी नहीं करता है। तो वो जो कोण है उसको अपन मिनिमम कहेंगे, उसकी वैल्यू ऐसे भी मिनिमम ही होती है। और उस कंडीशन पे जरूरी क्या है कि उस कंडीशन में I1 और I2 दोनों बराबर होते हैं, मेन चीज ये। तो देखिए फॉर मिनिमम कंडीशन पे क्या क्या डेटा आते हैं अपने पास, उसको चेक करिए। कंडीशन ऑफ, यहां पे देखिए बेटा नोट 1 करके लिखेंगे आप, नोट 1, नोट 1। और नोट 1 में अपन को क्या लिखना है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन,
मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है उसके बारे में अपन को लिखना है। एग्जाम में आता है ये भी कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती। तो सबसे पहली बात तो आपने देखा है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन का मतलब डेल मिनिमम कब हो रहा है यह आपको बताना है। तो यहां पे पहले जो अपने पास काम है वो ये है कि आपके पास, वन मोमेंट, तो डेल मिनिमम की कंडीशन अपन को लिखनी कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है इसके लिए। तो एक तो अभी अपन ने देखी थी बढ़िया कि I1 I2 दोनों इक्वल है, I1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों इक्वल है। और इसको अब अपन नाम दे देते हैं लेट I, किसके बराबर मान लेते हैं, I मान लेते हैं दोनों को। दूसरा अपन ने देखा था कि डेल मिनिमम और डेल वन और डेल टू कितना आया था, डेल वन कितना आया था I1 माइनस R1 और डेल टू कितना आया था I2 माइनस R2। ये फॉर्मूले भी थे अपने पास। आगे चलिए, बाय ज्योमेट्री जब ये दोनों कंडीशंस एक जैसी हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है, तो अपन बाय ज्योमेट्री देखते हैं कि जब अपन ज्योमेट्री से चेक करते हैं तो अपन को ये पता चलता है कि R1 और R2 भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इस कंडीशन पे बाय ज्योमेट्री ऐसा प्रूफ होता है, तो ये भी इक्वल हो जाते हैं। तो अब वहां से देखिए, जब आपके पास I1 I2 इक्वल है, R1 R2 इक्वल है, तो इस फॉर्मूले से आपको यह भी पता चलेगा कि डेल वन डेल टू भी इक्वल है। तो यहां से यह भी पता चल जाता है कि डेल वन डेल टू भी आपके इक्वल होते हैं, दोनों विचलन आपके बराबर हो जाते हैं। ये आंसर आ गया आप लोगों के पास, ये इसकी मिनिमम कंडीशंस होती है। तो यहां से अपन दो तीन बढ़िया बढ़िया कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो अपने पास एक नेट डेल का फॉर्मूला आया था, उसको समझिए। नेट डेल का फॉर्मूला अपने पास आया था, ये नेट डेल का I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, यहां पे एक चीज ये और चेक करना जरूरी है अपन को कि इनको और क्या बोल सकते हैं R1 R2 को। तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा उस वाले डायग्राम पे और वहां से देख के आते हैं कि क्या होगा। देखो ये आप लोग यहां पे देखो, ये वाला एक ट्रायंगल देखिए, ये वाला तो इसके तीनों एंगल कितने होंगे 180। तो एक तो एंगल हो गया ए, एंगल ऑफ ए यहां लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ ए प्लस अब ये एंगल कितना होगा, ये देखिए ये वाला एंगल बताना आपको, ये वाला एंगल बताना है। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक तो 90 होगा ना, तो 90 माइनस R1 कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस R1। ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस R2, तो 90 माइनस R1 दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस R2, और तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में 180। तो यहां से अगर अपन इसको हल कर ले, इसको सोल्व कर ले, तो आपको ये दोनों 180 हो गए, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 बराबर एक इक्वेशन और आ जाती है। इसको भी अपन को ध्यान रखना है। एक ये भी अपन को फॉर्मूला याद कर लेना है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। एक ये भी अपने पास फॉर्मूला काम का है, ये फॉर्मूला भी अपन को अच्छा लगता है, इसको भी ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, चले आगे। तो यहां पे देखिए इसकी जगह क्या लिख सकते थे, यहां पे देखिए मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे इस पूरे फॉर्मूले में अभी अपन क्या लिख सकते, I1 प्लस I2 माइनस ए लिख सकते हैं। ये तो थे अपने बेस कॉमन फॉर्मूले। अब इनको अपन कौन सी कंडीशन के लिए लिख रहे हैं उसको समझिए आप लोग। इनको मैं लिख रहा हूं मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के लिए लिख रहा हूं। तो ये क्या फॉर्मूला आएंगे वो देखिए, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या चेंज हो जाएंगे। देखिए पहला जो फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में लिख रहा हूं मैं, इस सिचुएशन पे ये फॉर्मूले कैसे होंगे, देखिए ये कैसे चेंज होंगे। देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता था,
तो ये आपको पता मिनिमम डेविएशन में R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। कौन सी कंडीशन में? मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ऐसा होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया? R प्लस R इक्वल टू A, तो 2R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A/2। एक ये फॉर्मूला अपन को याद कर लेना। मतलब अपन जो जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें अपन ने रिफ्रैक्शन करवाया है, तो अपन मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन को ले रहे हैं, उस वक्त R1 R2 दोनों बराबर होंगे। तो आप चाहे Q पॉइंट पे रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगाओ, चाहे R पे लगाओ, दोनों में आंसर सेम आने वाले, क्योंकि वहां पे I1 और I2 बराबर हो रहे, R1 और R2 बराबर हो रहे। और पहला मीडियम आपके पास एयर है, सेकंड मीडियम आपके पास प्रिज्म है, उसमें सेकंड पहले आ जाएगा और जो अपने बाद वाला है वो सेकंड पे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ऐसे दूसरा अपन ने देखा था कि डेल मिनिमम जो था, ये डेल नेट का फॉर्मूला आया था अपने पास, I1 प्लस I2 माइनस A लिखा था अभी अपन ने। ये डेल मिनिमम, जैसे इसको डेल मिनिमम लिखूंगा मैं, डेल मिनिमम लिखूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड होके कितने हो गए? 2I माइनस A, और ये हो गया डेल मिनिमम। तो यहां से I की वैल्यू निकाल ले। तो यहां से जो I की वैल्यू आ रही है आपके पास, I की वैल्यू आपके पास आ गई डेल मिनिमम प्लस A/2। ये दोनों फॉर्मूले अपन को बहुत अच्छे से याद कर लेने। तो मैं मिनिमम डेविएशन में इंसिडेंट एंगल की वैल्यू I कितना होगा? डेल मिनिमम प्लस A/2। और यही वैल्यू आपके ध्यान रखना इंसिडेंट की होगी, वही आपके एग्जिट एंगल की होगी। I1 और I2 दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे इस वक्त दोनों अंदर जो एंगल बन रहे हैं प्रिज्म में, रिफ्रैक्शन एंगल, जो एक रिफ्रैक्शन था और एक दूसरा इंसिडेंट था, वो दोनों A/2 के इक्वल होंगे आप लोगों के पास। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब अपन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं आराम से। तो फॉर स्नेल्स लॉ फॉर मिनिमम डेविएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास स्नेल्स लॉ फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए स्नेल्स लॉ लगाना अपन को, मिनिमम डेविएशन के लिए। तो फर्स्ट मीडियम अपन Q पॉइंट पे लगा लेते हैं। तो फर्स्ट मीडियम क्या है? N1। फिर क्या लिखेंगे? साइन I1। तो I1 लिखो चाहे I लिखो, एक ही बात है, ये अपन ने प्रूव कर लिया। सेकंड मीडियम क्या है अपने पास? प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। तो N2 उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ले लिया, और यहां पे R1 की जगह अपन R लिख सकते हैं। ये अपने सिद्ध कर लिया था कि R1 और R2 दोनों बराबर होते, तो R लिख सकते हैं उनको। I1 की वैल्यू जमा लेते बेटा यहां से। देखो ये N1 तो ऐसे कैसे हो गया? I1 की वैल्यू क्या है अपने पास? डेल मिनिमम प्लस A/2 ये आया अपने पास। N2, और इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास? कितनी आई? A/2 आई। अपन को निकालना है N2। अपन को क्या निकालना है? N2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा N2 का? N2, ये N1 तो रहेगा, N1 इंटू साइन डेल मिनिमम प्लस A/2। कभी कभी बहुत बुक वाले डेल मिनिमम को डी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी भी यूज करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। अपॉन साइन A/2, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। ये आ गया अपने पास। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रिज्म एयर में रखा हुआ है, तो ये N1 कितना हो जाएगा? 1। अगर प्रिज्म कहां पे प्लेस्ड है? इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, देन वी टेक N1 इक्वल टू 1। ये यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो अपन पानी में रख दे, उसको किसी दूसरे लिक्विड में रख दे, तब N1 1 नहीं होगा, वहां पे N1 की वैल्यू चेंज होगी आपके पास। तो यहां पे ये N1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। N1 किसको लेना है अपन को? कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर एयर है तो 1 यूज करेंगे, अगर वाटर है तो इसका यूज कितना करेंगे? 4/3। अगर जैसे मान लो मैं इसको पानी में रख देता हूं, यहां पे मीडियम क्या ले लिया मैंने? वाटर ले लिया, तो इस वक्त आप लोग के पास ये हो जाएगा 4/3।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा आप लोगों को। तो यहां भी ये ध्यान रखना है। बाकी अपने जो सिलेबस में है ये इस क्या कराया अपन ने, एक्सपेरिमेंट जो अपन ने किया है N1 एयर को लेके किया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। एक और इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि अपने पास प्रिज्म एंगल की वैल्यू अगर अपने पास 10 से छोटी है, ये तो अपने पास बड़ी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं इस वैल्यू को 10 से छोटा ले लूं तो क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं इस वैल्यू को मान लो कि अपने पास ये जो फॉर्मूला है इसमें प्रिज्म एंगल की अगर स्पेशल कंडीशन में गिवन है कि प्रिज्म एंगल आपको ए लेस देन और इक्वल 10 डिग्री गिवन है, ऐसा गिवन है, तब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका। क्या बोला मैंने कि प्रिज्म एंगल की वैल्यू आपके पास लेस देन और इक्वल 10 डिग्री है, तब नई सिचुएशन क्या बनेगी अपने पास। तो इस वक्त अपन क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता तो साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि साइन थीटा को अपन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा, ये N2 ले ले, ये तो ऐसे रहेगा, N1 की जगह मैं एयर ले लेता हूं तो 1 हो जाएगा। यहां पे साइन थीटा थीटा हो जाएगा, तो थीटा कितना है इसमें, ये वाली पूरी वैल्यू थीटा है, ये एंगल अंदर, तो कितना हो गया डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये हो गया डिवाइडेड बाई नीचे क्या है अपने पास साइन ए बाई 2। तो यहां भी साइन को थीटा लिखना है केवल, तो थीटा कितना है साइन के साथ ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो N2A इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस ए, ये फॉर्मूला आ गया। तो यहां से डेल मिनिमम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल मिनिमम आ जाएगा यहां से, ये ए कॉमन ले लेंगे तो N2 माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये फॉर्मूला कब यूज करना है आप लोगों को, जब आपके पास प्रिज्म एंगल की वैल्यू स्मॉल हो, 10 से कम हो, ए की वैल्यू क्या हो लेस देन और इक्वल 10 डिग्री हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना है आपको डेल मिनिमम निकालने का। अदरवाइज एक और फॉर्मूला बताया था डेल मिनिमम का, क्या था, डेल मिनिमम 2i माइनस ए, अदरवाइज ये यूज करना है आपको। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना जरूरी है, ठीक है। ये अपने पास प्रिज्म का पहला काम कंप्लीट हो जाता है कि डेविएशन ऑफ लाइट कैसे होता है, तो फर्स्ट वाला कंडीशन अपने पास कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे किया था अपन ने इसको, स्टार्टिंग ये था अपने पास, सबसे पहले प्रिज्म की डेफिनेशन बना ली अपन ने, फिर प्रिज्म एंगल कैसे देखते हैं वो देख लिया, किस किस को प्रिज्म कहेंगे किसको प्रिज्म नहीं कहेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए अपन ने, तो प्रिज्म बोलने की कंडीशन क्या है ये भी देखा अपन ने। फिर इसके बाद में प्रिज्म एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी अपन ने निकाल दिया। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये देखा था कि ग्लास स्लैब किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड्स दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पैरेलल होते हैं उसको ग्लास स्लैब बोलते हैं। ये पहला काम हुआ। नेक्स्ट अपने क्या किया था, यहाँ पे देखिए प्रिज्म एंगल की डेफिनेशन दे दी थी कि क्या होता है। फिर इसके बाद में प्रिज्म एंगल कितने काम करता है अपने पास, प्रिज्म एंगल के 2 वर्क रहते हैं अपने पास, एक तो डेविएशन ऑफ लाइट रहता है कि प्रकाश को किस तरह से विचलित करता है, दूसरा रहता है कि प्रकाश को कैसे तोड़ता है 7 कलर्स में, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि उसको कैसे 7 कलर में डिवाइड कर देता है जिससे रेनबो बनता है। ये हुआ। अब इसका जो पहला पॉइंट देखा अपन ने डेविएशन ऑफ लाइट के लिए, तो इस तरह से अपन ने पूरा एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम से सारे डेविएशन एंगल समझे और ये वैल्यू और ये फॉर्मूले अपन को याद होने जरूरी है। इस तरह से कंप्लीट करा। फिर इसके बाद में क्या रहा था, यहां देखिए ये ग्राफ बनाया अपन ने, तो ये प्रैक्टिकल करके अपन ने ग्राफ बनाया कि इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ बनाया, तो अपन को एक स्पेशल एंगल मिला जिससे लाइट हमेशा उससे ज्यादा ही एंगल पे डेविएट होती थी। तो उस स्पेशल एंगल को अपन ने क्या नाम दिया, मिनिमम डेविएशन एंगल का नाम दे दिया। फिर इसको यूज करते हुए अपन ने कुछ फैक्टर निकाले इंपॉर्टेंट, जो वो ऐसे थे अपने कि R1 R2 के इक्वल होगा, I1 I2 के इक्वल होगा, डेल 1 डेल 2 के इक्वल होगा, और फाइनली यहाँ पे डेल नेट का फॉर्मूला अपन ने यूज करा। फिर जब स्नेल्स लॉ अपन ने अप्लाई करा, तो स्नेल्स लॉ से अपने पास इस वैल्यू को कहाँ यूज करना है, स्नेल्स लॉ में, और स्नेल्स लॉ से अपन ने निकाल लिया कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला अपन ने बनाया, और क्या आया अपने पास, N2 इक्वल टू N1 साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अगर यही कंडीशन ऐसे दे दी जाए कि प्रिज्म एंगल अपने से 10 डिग्री से कम है,
या उसके इक्वल है। तो इसको फॉर्मूले को अपन कैसे चेंज करेंगे कि यहां पे कंडीशन चेंज करेंगे कि साइन थीटा को इस सिचुएशन पे थीटा के इक्वल लिख सकते। फिर इसको चेंज करने के बाद में अपने पास एक डेल मिनिमम निकालने का एक और फॉर्मूला मिला, वो फॉर्मूला था n2 - n1 ब्रैकेट क्लोज इनटू a, एक ये फॉर्मूला था। ठीक है, एंगल छोटा होने पर, अगर एंगल बड़ा होगा तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, बेसिक फॉर्मूले से, डेल मिनिमम 2i - a। ठीक है, तो आज अभी अपन ने पहला काम तो कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड जो काम रहेगा अपन पास डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।